हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप स्टेट, सीटेट, रीट या अन्य किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती हैं या फिर टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं जो कि साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आपको साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में अधिगम के सिद्धांत, जो कि उसमें से घुमा फिरा कर बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और जो कि आपको आज हम करते हैं कि अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। लर्निंग थ्योरी में पहले है स्किनर, जो कि स्किनर को व्यवहारवाद के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने दी थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि उन्होंने प्रयोग किया था वो किस पर किया था? चूहे और कबूतर पर किया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसे ऑपरेट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, या इसे निमेतिकी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आर एस थ्योरी भी कहते हैं। ये इनकी उपनाम है और उनकी थ्योरी का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसका निमेंतिक अनुबंधन का सिद्धांत। अब आर एस थ्योरी क्या होती है? आर एस थ्योरी होती है, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, क्योंकि स्किनर ने रिस्पॉन्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहा गया है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आर एस थ्योरी। अब आर एस थ्योरी और एस आर थ्योरी में आप कंफ्यूज होते जाते हैं। जब भी फर्स्ट बार रिस्पॉन्स दिख जाए आपको, तो रिस्पॉन्स देखते ही आप समझ जाना कि स्किनर है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स पर कर रहे हैं तो ये व्यवहारवादी हैं, और व्यवहारवादी कौन है? स्किनर। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी होगी तो आर एस थ्योरी स्किनर ने दी है। इसे ही ऑपरेट कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो ये सभी इनके उपनाम हैं स्किनर के। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निमेतिक अनुबंधन आ जाए, आर एस थ्योरी आ जाए, या ऑपरेटिव कंडीशनिंग आ जाए, सभी एक ही हैं। और ये इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहे या कबूतर पर किया था, दोनों पर किया था। क्योंकि कई बार हम चूहे चूहे याद करके चले जाते हैं कि चूहे पर किया था, लेकिन वो ऑप्शन में चूहे न आकर कबूतर आ जाता है। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि उन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर किया था। आगे इन्होंने पुनर्बलन दिया था कि पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं। पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, एक अनुपात, दूसरा अंतराल। अनुपात होता है, उसमें उन्होंने काम का डिवीजन किया था कि कितना कोई काम करेगा तो उसके बाद उनको जो पुनर्बलन है वो दिया जाएगा। दूसरा है अंतराल। अंतराल में उन्होंने समय को इंपॉर्टेंस दी थी कि कितने समय के बाद किया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना सबसे पहले कि अनुपात क्या है और अंतराल क्या है। अनुपात का मतलब है वर्ग, कोई भी वर्ग होगा। इनको आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक निश्चित, कि कोई भी वर्ग वर्ग के बाद में दिया जाएगा पुनर्बलन, तो वो निश्चित कि इतना काम करेगा। कोई भी मान ले, हम काम मान लेते हैं कि 2 लेसन दिए, उस 2 लेसन कंप्लीट करने के बाद उसको पुनर्बलन दिया जाएगा। एक है परिवर्त्य, इसमें काम के बाद तो पुनर्बलन दिया जाएगा, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि एक काम के बाद दिया जाएगा या 2 काम के बाद या कितना भी, क्योंकि इसमें संख्या नहीं होती परिवर्तनीय में। और निश्चित में निश्चित होगा कि इतना समय के बाद, इतना काम के बाद अनुपात में दिया जाएगा पुनर्बलन। सेकंड है अंतराल। अंतराल से ही पता चल रहा है कि यह टाइम की बात करेगा, और इसमें समय फिक्स होगा कि उतना समय होगा, चाहे उसमें निश्चय हो या प्रवृत्ति, लेकिन उसमें का जो समय है उसको देख करके, कि मान लेते हैं हम कहते हैं कि हर हफ्ते उसको पुनर्बलन दिया जाएगा, तो हर हफ्ते मतलब फिक्स है, 7 डेज के बाद उसको दिया जाएगा। और अगर इसमें समय तो है लेकिन उसमें फिक्स नहीं है, मान लेते हैं हम 1 महीने, या कभी कभी जी करे तो हर रोज़ भी हो सकता है, वो अपनी पसंद पर है कि हम जब हमारा मन करेगा तब देंगे। ये एक तो होगा, हम याद रख लेंगे। अंतराल, अंतराल से हमें पता चल रहा है कि ये टाइम की बात कर रहे हैं, और जो अनुपात है वो काम की बात कर रहे हैं। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है? कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा पुनर्बलन बेस्ट है, तो इसमें ये अंतराल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब कुछ टाइम के बाद दिया जाए तो वो पुनर्बलन अच्छा होगा। तो इसमें बेस्ट कौन सा है? अंतराल बेस्ट है, ये स्किनर का है। और एक पूछ लिया जाता है स्किनर का ही, कि स्किनर का जो पुनर्बलन है, स्किनर का जो पुनर्बलन है उसकी कितने प्रकार हैं? स्किनर के पुनर्बलन के इसके 2 प्रकार हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अगर कोई भी पुनर्बलन आपको मिलता है पॉजिटिव,
जो कि उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने चूहे पर एक बॉक्स माना था, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहते हैं बाद में। एक ऐसे बॉक्स माना था, ऐसे बॉक्स था। इसमें यहाँ पर जो चूहे या बिल्ली जो कबूतर था उसकी एंट्री यहाँ से थी, और एक तरफ जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो पॉजिटिव पुनर्वलन था, इधर उन्होंने जो कोई भी अनाज का दाना डाल दिया था। जो नेगेटिव पुनर्वलन था, इधर उन्होंने करंट लगा दिया था कि वो कोई भी आएगा, देखो चूहा यहाँ से आया और यहाँ उन्होंने दाना मिला तो वो आगे चला गया, तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इधर आगे चला गया और वापस अपने जहाँ जाना था चला गया। दूसरी तरफ यहाँ से आया जो चूहा, तो यहाँ उससे करंट लगा तो वो आगे नहीं जाएगा, वो वापस उसी तरफ जहाँ से आया था उसी तरफ चला जाएगा। ये है नेगेटिव, और वो जहाँ दाना मिला था वो है पॉजिटिव। तो इसलिए अगर आपको पुनर्वलन मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो उसको बार बार करेंगे क्योंकि यहाँ से आगे चला जाएगा। अगर उसको नेगेटिव मिलेगा तो वो आगे जाने की बजाय वापस जाएगा। तो ये है पुनर्वलन, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। यह था स्किनर का पुनर्वलन का सिद्धांत। और इसके स्किनर में एक पुनर्वलन पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पुनर्वलन का सिद्धांत था, पुनर्वलन का सिद्धांत की जनक, पुनर्वलन के सिद्धांत किसने दिया या इसके जनक कौन है? ये है C.L. हल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, C.L. हल, ये ध्यान रखना। लेकिन जो पुनर्वलन का प्रयोग किया था वो किया था स्किनर ने। इसके सिद्धांत के जनक तो हैं C.L. हल, लेकिन इसको पुनर्वलन का प्रयोग किसने किया था? ये किया था स्किनर ने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। एक स्किनर की बुक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। स्किनर की जो बुक हैं वो कौन सी हैं? अगर आपको पूछ ले तो बुक है उनकी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी बुक है? तो ये है स्किनर की। और दो तीन जो नेम हैं वो स्किनर ने दिए थे, वो बार बार पूछे जाते हैं। एक है अभिकर्मित अनुदेशन, या इसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, अभिकर्मित अनुदेशन। ये शब्द किसने दिए? ये भी B.F. स्किनर ने दिए थे। अगर स्किनर पूछ ले या B.F. स्किनर पूछ ले तो वो एक ही हैं। इसके अनुदेशनात्मक, अभिकर्मित अनुदेशनात्मक शब्द भी B.F. स्किनर ने दिया था। और इन्होंने जो पुनर्वलन का प्रयोग किया था वो स्किनर ने किया था, और सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। चलो आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी जो वीडियो है उसको जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीन पियाजे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जिसमें जीन पियाजे के बारे में प्रश्न ना आया हो। जीन पियाजे साइकोलॉजी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनकी बुक कौन सी है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस बुक से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं जीन पियाजे जी। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा है उसके विचार और उसकी भाषा को इम्पोर्टेंस कौन देते हैं? जीन पियाजे जी। कि जो बच्चे की भाषा और उनके विचारों का जो विकास होगा उनकी एज की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उनकी भाषा विकास और उनके विचारों का विकास होता जाएगा। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था, और उन्होंने कहा था जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी तो इनके विचार, उनकी अवस्था में सब में चेंज होता जाएगा। इनकी आगे अवस्थाएं देखते हैं। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। पहली अवस्था संवेदीपेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था। जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा होगा उनकी अवस्था होगी संवेदीपेशीय या इंद्रिय जनित अवस्थाएं। इसमें बच्चा क्या करेगा? इसमें जो बच्चा कुछ भी सीखेगा वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, या फिर जो पकड़ना होगा, खेलना होगा, सभी अपनी जितनी भी एक्टिविटी करेगा या जो भी सीखेगा वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। सेकंड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल की है। 2 से 7 साल का बच्चा होगा उसे पूर्व क्रियात्मक अवस्था। और इनको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया है। एक प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व प्रज्ञा काल जो 2 से 4 हैं, और आगे अंत प्रज्ञा काल या अंतर्देशीय अवस्था जो कि 7 से
4 से 7 वर्ष है। और जो इस अवस्था का बच्चा होगा वो किस प्रकार सीखेगा, जैसे चित्र बनाकर। अब आप कहोगे कि 2 से 7 साल का बच्चा चित्र नहीं बनाना जानता। ये नहीं है कि वो चित्र बनाना तो नहीं जानता, लेकिन अगर आपके घर में कोई 2 से 7 साल का बच्चा होगा तो वो कॉपी पेन होगा उसके पास, तो ये ऐसे ऐसे जरूर कर देगा। वो अपनी एज के हिसाब से वो चित्र बना रहा है, लेकिन वो चित्र नहीं है असलियत में, ये अलग बात है। अगर वो कुछ लिखता है तो लिखता है वो समझ में ना आए, लेकिन वो पेन पेल से कुछ जरूर करेगा, कोई न कोई नई नई एक्टिविटी करेगा, या अपने हिसाब से वो अपने विचार व्यक्त करेगा, या प्रतीकात्मक खेल खेलेगा। जैसे कि एक डॉक्टर और पेशेंट बन जाते हैं बच्चे 2 से 7 साल के, वो प्रतीकात्मक खेल होते हैं कि एक डॉक्टर बन जाएगा, एक पेशेंट बन जाएगा, और कि सच में जैसे रियलिटी ऐसी है, लेकिन वो उसके खेल हैं। एक इस एज की है कि वो सही से समझ नहीं पाता, उनका सही से अनुपात नहीं लगा पाता। जैसे अगर कोई 2 गिलास है, 2 गिलास में अगर पानी एक में इतना भरा हुआ है और अगर एक में इतना भरा हुआ है, अगर उसमें दोनों में इक्वल है पानी, तो क्योंकि इनकी चौड़ाई है, इसमें लंबाई ज़्यादा है, तो वो ये सोचिएगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि इनके उनको अंतर नहीं करना आता, एक दूसरे में अंतर नहीं करना आता, लेकिन वो सोचेगा इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है, क्योंकि इसमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, दोनों बात इक्वल है, लेकिन इसके अंतर को नहीं समझ पाता। एक वो हर चीज़ को सजीव मानता है। इस जो 2 से 7 साल की उम्र है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, उसमें वो सजीव मानता है। कैसे सजीव मानता है? मान लेते हैं एक छोटी सी लड़की है 2 या 7 साल के बीच की, तो वो उसको गुड़िया से खेलने का बहुत शौक है, तो उसकी गुड़िया को खेलते खेलते कहीं गिर गई, या उसकी मम्मी ने उसकी गुड़िया को कहीं फेंक दिया, तो वो ये सोचेगी कि इस गुड़िया को मम्मी ने फेंक दिया तो उसको गुड़िया को लगी है, और उसको गुड़िया को दर्द हुआ है जब उसकी लगी, तो ये सोचेगा कि मैं उसको अब सहलाती हूँ, कि उसकी जो दर्द हुआ उसको बांटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये वो सजीव मानते हैं उस गुड़िया को, वो तो निर्जीव है, उसके लगी थोड़ी ना। ये हर चीज़ को सजीव मानने लगते हैं, चाहे गुड़िया हो चाहे कोई खिलौने हो। एक अहम केंद्रित होता है, इस टाइम का बच्चा होता है वो अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित का क्या अर्थ है? कि वो हर चीज़ वो सोचता है कि ये मेरे अनुसार है, सेल्फ सेंटर्ड। जैसे अगर वो मम्मा के घर जाता है तो ये सोचता है बच्चा कि जो सूर्य है ये मेरे पीछे पीछे मेरे मामा के घर चला गया, और मैं मेरे घर आता हूँ तो सूर्य मेरे मेरे पीछे पीछे मेरे घर जाता है। ये अहम केंद्रित है, अहम का भाव, सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ। 2 से 7 साल के बच्चे के ये बात होती है। आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। 3 से तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक या ठोस सक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की उम्र का है। इसमें क्या होता है कि बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तर्क की शुरुआत कर देता है। तर्क की शुरुआत बहुत बार आती है कि तर्क शुरुआत कब होती है बच्चे में, तो ये 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, लेकिन इस समय जो तर्क होता है वो मूर्त होता है। अगर सामने कोई चीज़ दिखाई दे रही है और उस पर विचार करने को कहे, या उस पर तर्क करने को कहे, या उसके कारण को जानने को कहे, तो सोच सकते हैं। अगर कोई कल्पना करने की विचार हो तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि इस समय ओनली मूर्त के बारे में विचार करना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा बहुत बार पूछे जाते हैं कि उसमें अंतर करना कोई भी चीज़ में, लेकिन मूर्त में अंतर करना समझ जाता है उसके आकार को देख करके। पहले हमने 2 पानी लिए थे, 2 पानी की गिलास ली थी, एक में चौड़ाई ज़्यादा थी, एक की लंबाई ज़्यादा थी, पानी इक्वल था, लेकिन वो अंतर नहीं कर पा रहा था। इसमें वो अंतर करना समझ जाता है, उसके द्रव्यमान को देख कर भी वो बता देता है, संख्या को समझने लगता है। जैसे 2 और 2 को जोड़ने का ही 4, और 4 माइनस 2 तो 2, ये सभी समझ में उनके पलटावी अवस्था नहीं आती, लेकिन इसमें वो पलटने लग जाता है, उसको समझ आ जाती है, चिंतन करना भी शुरू कर देता है, लेकिन मूर्त रूप से। आगे देखते हैं, ये 2-3 जो शब्द हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जीववाद क्या होता है, अहम केंद्रित क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। उससे पहले 4th अवस्था रहेगी इसकी। 4th अवस्था है अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 साल के बच्चे की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अमूर्त
अमूर्त रूप से वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई उसके सामने प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व कर लेता है, क्योंकि पहले वो बच्चा था वो सॉल्व नहीं कर पाता था, ओनली वो मूर्त चीज़ों को देखकर ही सोच लेता था। अब वो निर्णय ले सकता है, मनन कर सकता है, वो नई नई क्रिएटिविटी कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। ये होती है उसकी हाईएस्ट एज जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की एज की बच्चे की होती हैं। अब देखते हैं जीववाद क्या होता है। एनिज्म, जीववाद वो होता है कि जो बच्चा होता है वो हर चीज़ में सोचता है कि इसमें जीवन है, इसमें जीवन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था गुड़िया का। छोटी गुड़िया होती हैं तो वो अगर गिर जाए या उसको उसकी मम्मी ने गुड़िया को डांट दिया कि सारे दिन इसको क्या लिए रहती हैं गुड़िया को, तो निजी गुड़िया है, उस गुड़िया को ये सोचे कि इस गुड़िया को किसने, मम्मी ने इसको गुड़िया को डांट दिया, तो वो है उसमें जीवन नहीं है। अगर उसके चोट लग जाए तो भी बच्ची सोचती हैं कि मेरी गुड़िया को चोट लग गई। ये एनिज्म है कि वो हर चीज़ में जीवन सोचती हैं। आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, इसमें मैंने जो उदाहरण दिया था सूर्य का, कि वो मामा के घर जाता है तो सोचता है कि कोई छोटा बच्चा, तो कि ये मेरे साथ साथ मम्मा के घर जाता है और मैं मेरे घर आता हूँ तो ये मेरे घर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक शब्द दिया था स्कीमा, ये किसने दिया, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये स्कीमा जीन पियाजे ने दिया था कि अनेक चीज़ों की जो याददाश्त का हमारे माइंड में जो स्पेस है उसे स्कीमा कहा है। ये वाक्य दे के पूछ लेते हैं कि ये किसने दिया, तो ये जीन पियाजे ने दिया था कि सीखने का अर्थ, लर्निंग का जो मीनिंग है वो है ज्ञान का निर्माण करना। जो भी हम ज्ञान निर्माण करते हैं वो लर्निंग से करते हैं। ये जीन पियाजे का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कोटेशन पूछ ली जाती है, पूछ ली जाती है ये किसकी हैं, तो आप ध्यान रखना जीन पियाजे की हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको इस जो मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो, इस वीडियो की आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा के बारे में अब की बार सेकंड लेवल का TGT स्टेट था, उसी में भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपको अल्बर्ट बांडुरा भी ध्यान रखना है। अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आपको ये कन्फ्यूजन हो गई होगी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ जाता है और आप सोच रहे हैं कि ये सामाजिक संज्ञानात्मक है, लेकिन जब सांस्कृतिक संस्कृति की बात जहाँ आ जाए तो वहाँ वाग्योत्स्की आएगा, और जब सामाजिक संज्ञानात्मक आ जाए तो ये कौन है, अल्बर्ट बांडुरा जी। अल्बर्ट बांडुरा, ये ध्यान रखना। इनके ये उपनाम है, इसके सिद्धांत के ये उपनाम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। देखते हैं अल्बर्ट बांडुरा का अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण क्या होता है, किसी को देख करके सीखना, या अवलोकन, अवलोकन भी देख करके सीखना, या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो ये सभी इसके इस सिद्धांत के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के ही उपनाम है, ये भी ध्यान रखना। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। आगे देखते हैं इनकी बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। क्योंकि अगर आप एक जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी एक बुक भी पढ़ेंगे तो 14-15 साइकोलॉजिस्ट हैं, और एक या दो कोई बुक पूछ ली जाती हैं तो आपको 15 दिन में लगभग याद हो जाएंगी। ज़्यादा बुक भी नहीं है, लेकिन हर के बुक हिसाब से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह साइकोलॉजिस्ट ने क्या दिया है। इन्होंने सोशल, सामाजिक, पता चलता है कि सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन दी है। ये किसने दिए, अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिए। एक पूछ लिया जाता है कि मॉडलिंग किसने दी, मॉडलिंग शब्द ही से सीधा ही पूछ लिया जाता है कि मॉडलिंग शब्द किसने दिया, तो अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिया था मॉडलिंग शब्द। आगे इनके 4 अधिगम के सोपान हैं, सिद्धांत हैं, ये किसने दिए, ये पूछ लिया जाता है। अब की बार जो स्टेट का सेकंड लेवल का था, इसमें यही था कि इनको सीक्वेंस से लगाओ, जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से इसको क्रम वाइज लगाओ। ये है अटेंशन, सबसे पहले ध्यान देना, अटेंशन, फिर रिटेंशन, उसको धारण करना, रिप्रोड्यूशन, पुनः उत्पाद, और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो आपको ये हिंदी के जो वर्ड हैं वो चेंज भी मिल सकते हैं, कोई पकाई नहीं कि ये मिलेंगे, लेकिन आप ये इंग्लिश के शब्द याद कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी चेंज नहीं होता। अटेंशन,
पहले नंबर का, सेकंड रिटेंशन, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये सीक्वेंस से याद रखना है क्योंकि ये अलग अलग दिया जाएगा और आपको सीक्वेंस से लगाना है। 4 ऑप्शन इसमें होंगे। अब अल्बर्ट बांडुरा जी ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? एक गुड़िया पर या जोकर पर किया था, जो कि ये दिखाया गया था कि हम सब जो भी जितनी भी चीज़ें सीखते हैं वो दूसरों को देख कर सीखते हैं। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल से कि एक कोई मूवी देख कर आए, छोटे बच्चे को मूवी दिखा गई, तो मूवी दिखाई, उसमें मूवी में इतनी लड़ाई लड़ाई झगड़ा फाइटिंग कि कोई भी दो लड़ रहे हैं तो तीसरे उस लड़ाई में घुस करके और उसको पीटना, ये सब दिखा करके लाए बच्चे को। घर में आकर के कोई भी दो फैमिली मेम्बर की लड़ाई हो गई तो वो बच्चा अनुकरण करके आया है, वहाँ देख करके आया है कि दो लड़ाई करते हैं, तीसरे में उसको घुस करके लड़ाई करनी है, तो वो बच्चा अनुकरण करके आया है, तो वो अपना उस फैमिली मेम्बर की लड़ाई हो रही है तो उसमें ज़रूर घुसेगा, क्योंकि उसने सीखा ही यही है कि लड़ाई करते हैं तो उसमें लड़ाई करनी होती है। आगे देखते हैं, मान लेते हैं हम उसको कि एक जो दया की भावना कि गरीबों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, ऐसी मूवी दिखा करके लाएं। और अगर कोई जो भीख मांगने वाली भिखारी आया तो तुरंत उसे दया भाव से कोई न कोई खाना देगा या उसको जो भी चीज़ चाहिए वो देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने अनुकरण किया है कि दया भावना रखनी चाहिए, दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। जैसा भी हम सीखते हैं, जैसा भी हम देखते हैं वैसा ही हम सीखते हैं। तो ये मॉडलिंग दिया था अल्बर्ट बांडुरा जी ने कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम देखते हैं, सीखते हैं। ये निष्कर्ष में भी यही निकलता है कि जो भी हम सीखते हैं वो देख करके सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। ये थी अल्बर्ट बांडुरा की। आज हमने जीन प्याजे को कर लिया, स्किनर को कर लिया और अल्बर्ट बांडुरा जी को कर लिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो साइकोलॉजी में, कोई भी थ्योरी में या किसी और साइकोलॉजी के कोई शब्द में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।